हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, हमारी आंसर की रिलीज हो गई है, ऑफिशियल आंसर की, जिसका हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, आगे मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम अपनी आंसर कीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एमपी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर की साइट पे अवेलेबल है नोटिफिकेशन। आपकी आंसर की आ चुकी हैं। प्रोपोज्ड मॉडल आंसर कीज हैं इसमें, इनको हम आज देख लेते हैं। इन जो हमारे क्वेश्चंस भी साथ में दिए गए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लॉ से रिलेटेड 110 क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन था कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट। ऑप्शन थे कि क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 को दिया गया है, प्रोपोज्ड आंसर, इनकरेक्ट। इज वाइडर देन दी हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट का वाइडर होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट। तो इसमें ये जो डीपीएसपी है हमारा, इसका जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया 4, यानी कि आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय स्टेट विच टेक अवे द एब्रज एंड राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 सेल बी। तो क्या होगा भाई, वहां पे वॉइड हो जाएगा उतना, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लग जाती है। इसके बाद हमने हमारे पिछले वीडियो में भी कर ली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। आर्टिकल 21। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो क्वेश्चन पोल की थी, वहां भी सेम आंसर यही थे हमारे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपके आंसर्स भी कितने मैच हुए हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, यानी सेकेंड ऑप्शन जो था वो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो भाई ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि उन्होंने नन ऑफ दीज कर दिया, उन्हें लगा कि ये तो लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपके लीगल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इंक्लूड होते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, क्योंकि आर्टिकल 300A में चला गया है ये। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमेटी देयर ऑफ इंक्लूड। तो भाई जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की यहाँ पे बात की गई थी, तो इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, उनकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द। कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज थे कि यहाँ जो बात की गई थी भाई, कोर्ट वाली जो बात थी सेकंड ऑप्शन में, कहीं ऐसा ना हो कि ये नहीं हो, लेकिन नहीं, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उनके लिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। 8 बात करता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 254 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सच पोर्शन ऑफ द स्टेट लॉ as are repugnant to a central law in the concurrent sphere become invalid। जो टेस्ट ऑफ रिपुगेंसी वाज समन इन, कौन से केस में बात की गई थी? देखिए, हमने वहां पे भी बात की थी, करुणानिधि केस था। करुणानिधि केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1979 का केस है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज और माइनिंग भी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो हमें देखिए 5th शेड्यूल, आपको यहाँ पे हो सकता है आपका ऑप्शन डिफरेंट रहा हो, आप सिर्फ आंसर पे फोकस कीजिएगा। इसने सिर्फ यहाँ पे अपने ऑप्शंस के हिसाब से आंसर दिए हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दी आंसर। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि कौन से आपके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ डिस्प्यूट इन द फॉलोइंग नेचर। तो देखिए, जितने नेचर हैं सभी, चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बीच में हो, ये सभी उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आउट ऑफ 10 कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी हम चलते हैं सीपीसी पे, जहां से हमारे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी की बात कर लेते हैं कि वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट
access to the payment of revenue to the government, द पार्टीशन शैल बी डन बाई। दोस्तों हमने अपने क्विक रिवीजन में भी बात की थी और देखिए इसका आंसर किसके द्वारा है, कलेक्टर के द्वारा। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपका 100% सही होगा जिसने क्विक रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सीपीसी का सेकंड क्वेश्चन कि ए फाइल्स अगेंस्ट बी वन सूट ऑन 6 जनवरी 2020 and on the same ground asking for the same relief another on 18th February. Suit filed in February is decided by the court of competent jurisdiction on merits before the suit filed on जनवरी कुड बी डिसाइडेड। देखिए आपको याद होगा हमने रेस जुडिकाटा की जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी वहाँ ये चीज़ क्लियरली दे रखा है कि फॉर्मर सूट का मतलब होता है जो सूट पहले फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। तो ये कोई बात मैटर नहीं करती है कि कौन सा आपका दिया गया है। तो इसने जो कहा है ना यहाँ पे स्टेटमेंट में कि वैलिड एंड रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन द सूट फाइल्ड इन फरवरी, नहीं भाई फरवरी वाला पहले डिसाइड हुआ है तो वो फॉर्मर सूट होगा, वहाँ पे नहीं लगेगी। तो स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड डिटेन इन सिविल प्रिजन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री एक्सेप्ट फॉर द, देखिए इसने यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड डाल के सबको कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, ये आपकी फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट ही आपकी फॉल्स हो जाती है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, बाकी सारी की सारी सेक्शन 60 की आपकी एक्सेप्शन है यहाँ पे सीपीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपीसी इफ द सोल प्लेंटिफ, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सीपीसी इफ द सोल प्लेंटिफ डाइज आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सूट वाज कंक्लूडेड द सूट सेल, देखिए हमने यहाँ बात की थी कि सूट सेल कंटिन्यू एज इट इज, जो हमने टेलीग्राम पे पोल की थी फ्रेंड्स, वही आंसर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ भी आंसर की आ गई है ऑफिशियली, तो आप अपने आंसर अच्छे से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीपीसी इन अ सूट फाइल्ड इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी द सूट कैन बी विड्रॉन एंड कॉम्प्रोमाइज एंड अबेंडेंट एटसेट्रा बाय द प्लेंटिफ। देखिए इसमें हमने जब पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव सूट तभी बात की थी ऑर्डर 1 रूल 8 में भी कि भाई आफ्टर नोटिस टू ऑल द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड तभी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सारे आंसर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपके मैक्सिमम आंसर उन्हीं से मैच हो रहे हैं। 16 की बात कर लेते हैं, सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। एवरी सूट बाय द माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय द पर्सन, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। नो टर्मिनेशन शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर 39 रूल 21 सीपीसी वेयर नो परपेचुअल इंजंक्शन कुड बी ग्रांटेड इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38 एंड सेक्शन 41 ऑफ द एसआरए 1963, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट द कोर्ट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर, तो यहाँ पे क्या है, नो नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। 17 पे चलते हैं, सीपीसी सूट फॉर पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट इम्यूएबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन अ लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, किसके जुरिसडिक्शन में जा सकता है, देखिए जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है, ठीक है, वहीं पे आपका जा सकता है। 18 की बात करते हैं कि लिमिटेशन है किसका, टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7, देखिए यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। ऑर्डर 9 रूल 7 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग और एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, ठीक है, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ सूट हैज बीन फाइल्ड अलोंग विद द परमिशन फॉर ग्रांट ऑफ लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश सूट इन सच एन एप्लीकेशन कोर्ट कैन, क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को इन टोटो, भाई ये दो ही तो काम कर सकता है वहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद 20 देख लेते हैं, सीपीसी में अंडर ऑर्डर 21 रूल 37 बिफोर पासिंग ऑर्डर फॉर अरेस्ट ऑफ डिटेंशन इन अ सिविल प्रिजन द जजमेंट डेटर, कोर्ट क्या करेगा, इट शैल इशू शो कॉज नोटिस इंस्टीट्यूट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, पहले शो कॉज नोटिस देगा भी, आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाए, आप डिग्री क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो इशू वारंट भी इशू कर सकता है अगर ये दिखाया जाए एफिडेविट पे डिग्री होल्डर के द्वारा कि जी जजमेंट तो भागना चाहता है, जजमेंट डेटर भागना चाहता है वहाँ से, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। सीपीसी वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी द कोर्ट शेल मेक एंडेवर। देखिए हमने जब टेम्परेरी इंजंक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कोर्ट को विद इन 30 डेज हर कोशिश करनी है उसको खत्म करने की, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डेज। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 90। ठीक है भाई, तो वहां पे जब ऑर्डर 90 के यहाँ पे सेल की बात करता है तो इट मस्ट रिलेट टू दी कंडक्ट ऑफ सेल। आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड आंसर रहेगा इट मस्ट रिलेट टू दी कंडक्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं 23, सीपीसी अ सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कैन बी फाइल्ड बाय विर्च्यू ऑफ। भाई कैसे कर सकते हैं आप, देखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने ऑर्डर 1 रूल 8 ऑर्डर 1 रूल 8 इतनी बार हमने बोला था, आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का है। तो जो आपका आंसर है वो ये है ऑर्डर 1 रूल 8। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वेयर अ सूट इज अबेटेड और डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 22। भाई जहाँ डेथ मैरिज और इंसॉल्वेंसी की बात करता है वहां अगर हो जाता है तो द ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं, नया सूट ला सकते हैं नहीं। जब ऐसा हो जाता है तो नो फ्रेश सूट बी ब्रॉट, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कि आप कोई फ्रेश सूट वहां पे नहीं लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ आपको ट्रू बतानी, इसने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया था इस बार कि कहीं ट्रू पूछ रहा है कहीं फॉल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ट्रू है वो भी आपकी यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने सिर्फ एक्सप्रेसली बार लिखा है या इम्प्लाइडली बार लिखा है, जबकि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली सीपीसी में सेक्शन 9 डेफिनेशन में यही सेम चीज लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, टीपी एक्ट से रिलेटेड अभी आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके सीपीसी में आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ लीज। किसे मान सकते हैं, तो भैया आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू लीज टेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लीज। ठीक है, ये इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ द लीज माना जाएगा। भाई दूसरी लीज के आते ही पहली वाली लीज सरेंडर हो जाएगी, ये हमने टीपी एक्ट में पढ़ा था। 27 देखते हैं, ये भी टीपी एक्ट का है कि राइट ऑफ थर्ड पर्सन फॉर द मेंटेनेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 39 अगेंस्ट ट्रांसफरी हु इज क्या है, जिसका कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ राइट। ठीक है, विदाउट नोटिस ऑफ राइट, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। 28 बात करता है कि अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा यहाँ पे, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंपल्सरी लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए सीधी सी बात है, लेस देन 1 ईयर होता है, इसीलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान हो 11 मंथ्स वाला एग्जांपल भी आपके टीपी एक्ट में दे रखा है, वहां से आपको ध्यान हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 29 यह बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही क्वेश्चन है, द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एब्सोल्यूट अलाइनेशन इज नॉट वॉइड व्हेन इट इज। कब होता है, जब ये लेजर के बेनिफिट के लिए होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी द मोर्टगेगर binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that in the event of his falling to pay according to his contract the mortgagee shall have the right to cause mortgaged property to be sold and proceed of sale to be applied in the payment of mortgage money। तो ऐसी ट्रांजैक्शन हम क्या कहते हैं, देखिए ये आपको ध्यान में बिल्कुल सिंपल मोर्टगेज, इसमें कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल मोर्टगेज की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे। 31 को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये भी टीपी एक्ट का है कि व्हाट इज नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ फॉर सर्टेन ऑफ एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो भी उसका जो प्रायर इंटरेस्ट शुड बी फॉर द लाइफ, ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं टीपी एक्ट का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट द ईजमेंट, ईजमेंट क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम दी डोमिनेंट हेरिटेज। जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। 33 बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके टीपी एक्ट के क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स टीपी एक्ट से ही बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अभी चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक सो एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट विल बी, भाई मैटर ऑफ फैक्ट पे हमने बात की थी, वो क्या हो जाएगा वहां पे, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वर्ड है। तो आपका ऑफिशियल आंसर की भी यही है और आपका आंसर भी यही है 4। 34 पे चलते हैं। ए गुरु स्पिरिचुअल एडवाइजर है, वो इंड्यूस विद चेला, अपने डिवोटी को, उसके पास एक चेला है, टू गिफ्ट हिम होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट्स टू हिज सोल इन दी नेक्स्ट वर्ल्ड। भाई ऐसे केस में क्या होगा, ये वॉइडेबल आ जाता है। भाई जो आपने फ्रॉड करोजन में पढ़ा था ना, क्या होता है यहाँ पे, यहाँ इन्फ्लुएंस फ्रॉड करोजन इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस में आके तो दे रहा है वो वॉइडेबल होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉइडेबल, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। 35 देख लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये भी। फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट थिंग, इसके देखिए हमने टेलीग्राम चैनल पे कल भी बात की थी कि भाई वो कब सेल कर सकता है उस आइटम को, उसके जब लाफुल चार्जेस कितने होने चाहिए, भाई 2/3 होने चाहिए। ये आपका 100% करेक्ट आंसर है, 2/3 ऑफ इट्स वैल्यूज है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ के हिसाब से। 36 देखते हैं कि ए हायर कर लेता है कैरेज ऑफ बी, और कैरेज जो था वो अनसेफ था, दो बी इज नॉट अवेयर एंड ए इज इंजर्ड, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो भैया देखिए, कार्ट आपका था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको सेफली ले जाएं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बी की ही बनती है। लॉजिकली भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। आई होप ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही गया होगा। 37 की बात कर लेते हैं कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर क्या होता है, भाई वॉइड होता है। भाई माइनर की शादी को तो कानूनी तौर पे रोकना है, बाकी की शादी में अड़चन नहीं डालनी है आपको, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, इलीगल काम हो गया ना भी वो। 38 पे चलिए, इफ अ प्रोमिसी एक्सेप्ट द एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय प्रोमिसर देन, तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो प्रोमिसी नीड नॉट परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इज इंटाइटल टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम प्रोमिसरी विदाउट वेटिंग टिल द डेट ऑफ, भाई जब तुमने ब्रीच एक्सेप्ट कर लिया पहले, तो भैया मुझे अभी दे दो, मुझे पार्ट परफॉर्मेंस की डेट के वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ के हिसाब से ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये भी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस काज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, आपको ध्यान होगा ना, मैंने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने मुझे टेलीग्राम चैनल में बताया था कि ये कंडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होना चाहिए, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होगा यहाँ पे। चलिए 40 को देखते हैं। अ प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी अप टू दिसंबर 31 एंड एक्सेप्ट इन एडवांस ऑफ 1000 रुपीज, भाई 1000 का एडवांस ले लिया, 31 तक पेंटिंग बना के देनी थी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक के बेचारे के जो है वो एक एक्सीडेंट में दोनों हाथ कट जाते हैं 25 दिसंबर को ही। तो भाई वहां पे क्या है, बी, बी इंटाइटल है अपना रिफंड लेने के लिए, बाकी कुछ लेने के लिए नहीं है। ये चीज आपको ध्यान होगी, हमने सेक्शन 65 में की थी कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेक्शन 65। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट से भी कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अभी बात कर लेते हैं 41 की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करेंगे। व्हेन ड्यू टू दी फ्रॉड, यही एक डिफिकल्टी लेवल जो अगर देखा जाए एग्जाम का, तो यही वो डिफिकल्ट पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आए थे सारे से। When due to fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention, then the appropriate remedy would be suit for किस चीज के लिए, भाई देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो भाई जब इंटेंशन दे रहे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका ऑप्शन है यहाँ के हिसाब से थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड in favor of a person who has obtained substituted performance
ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। ये स्टेटमेंट क्या है भाई? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही तो सेक्शन 20 के हिसाब से है, तो आपका ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एसआरए में देखते हैं, सेक्शन 30 lays down that the court on urging the rescission of a contract may require the party to whom such relief is granted। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 था आपका, टू रिस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, या फिर टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम विच जस्टिफाइज रिक्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर की आपकी क्या है, ऑफिशियल आंसर की थर्ड, यहाँ ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 आपका आंसर हो जाएगा। ए वाइल गोइंग अब्रॉड लीव हिज फर्नीचर अंडर द केयर ऑफ हिज फ्रेंड बी, बी प्लेस द फर्नीचर टू सी इन द सूट फाइल बाय ए अंडर सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो भाई किस पे करेगा, तो सी को कंपेल किया जा सकता है ना भाई, कि वो फर्नीचर किसको दे, ए को दे। तो ये क्योंकि फर्नीचर तो ए का है, तो आपका ऑप्शन 1 लॉजिकली भी अगर आप गए होंगे तो 100% ये आंसर सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज नॉट मेंशन इन द स्केड्यूल ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ना रोप वेज के उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए, जो 5 स्टार होटल है लोकेटेड विद इन सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, ये आपके स्केड्यूल में इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। 46 को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स बतानी है भाई। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which should not be specifically enforced. An injunction cannot be granted to prevent ground of nuisance, an act of which is not reasonably clear that it will be nuisance। ये दोनों तो सही लग रही हैं, तीसरी भी आपकी करेक्ट है, तो आपका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ दिया गया है। अभी यहाँ पे एसआरए के खत्म हो जाते हैं। नाउ वी विल कम टू लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन के क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई था, नो डाउट। नेगोशिएशंस फॉर सेटलमेंट टेकिंग प्लेस बिटवीन अ क्लेमेंट एंड अ पर्सन अगेंस्ट हुम क्लेम इज मेड। ठीक है, तो यहाँ पे डज जो सेकंड स्टेटमेंट आपका सेकंड जो ऑप्शन है, डज नॉट डी बार द डिफेंडेंट from pleading a statute of limitation even though negotiations have lead to delay in the bringing the action by the claimant। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लिमिटेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि सेक्शन 21 अ सूट इज डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ न्यू प्लेंटिफ इम्प्लीटेड और एडिड। तो इन दैट केस जब से नया प्लेंटिफ आपका आया होगा तब से, तो यहाँ पे 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 देखते हैं, जुरिडिक्शन टू ग्रांट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज गिवन एक्सक्लूसिवली, किसको देता है ये भाई? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को देता है। ये तो मेरे ख्याल से किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इन अ सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट हैज टेकन द ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन इम्प्लीडमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी। Despite of such objection, the plaintiff continued the suit and the suit was decreed. At the first appellate stage, the plaintiff withdraws the suit with the liberty to file a fresh one। Liberty मिल गई यहाँ पे उसको on the same cause of action and subsequently filed a fresh suit। The period spent by plaintiff in earlier suit under section 14 of limitation act, तो क्या भाई क्या है कि वहां पे वो लाइबल नहीं होगा। इट इज नॉट लाइबल टू एक्सक्लूड एज द प्लेंटिफ कैन नॉट बी सेड टू बी प्रोसिक्यूटिंग द अर्लियर सूट विद ड्यू डिलीजेंस एंड इन गुड फेथ। तो सेकंड आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर रहेगा। अभी हम लोकल एक्ट पे आ जाते हैं, एमपी पे। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के हैं। अगर कोई टेनेंट मेक्स डिपॉजिट और पेमेंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 13(1) और 13(2), नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑन ग्राउंड ऑफ। तो देखिए अभी ग्राउंड कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 12 में तो दे रखे हैं सारे ग्राउंड। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सेक्शन 12(1)(a। यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत क्लोज दे दिया था इसने 12(1)(a), 12(1)(b), 12(1)(c। तो आंसर जो आपका होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था, बहुत डीप स्टडी जिसने की होगी उसने इसका आंसर सही दिया होगा।
52 को देख लेते हैं कि where a landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for eviction under section 12(1)(e or f shall be maintainable till कितने पीरियड के लिए। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ बात की थी पहले जब ये पढ़ा था तो 1 ईयर के लिए, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। 53 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए, एनी लैंड विच इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज कवर्ड अंडर दी अकोमोडेशन। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट गार्डन में कंफ्यूज थे तो वो नहीं, आपका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट बेस्ड थे इसलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग भी थे, तो हम सीधी लंबी स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है एज पर ऑफिशियल आंसर की, ये आपका यहाँ पे आंसर है। आप इसे मैच करके जरूर देखें कि आपका क्या है। सब्जेक्ट टू एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन दी कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट against for which eviction from any accommodation except on one or more of the grounds mentioned either in section 12(1)(a to 12(1)(p or in the contract to the contrary। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी यहाँ पे है क्या है, फॉल्स है। बाकी सारी स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो वो करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये किस पर अप्लाई नहीं होता है। तो भाई जो प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट है और जो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ ये अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रेजिडेंशियल पे होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना था आपको, ये नॉन रेजिडेंशियल पे अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 और 3 आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 56 देख लेते हैं, अभी लैंड रेवेन्यू कोड की बात करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूडेड। तो इसमें जो पार्टीशन ऑफ होल्डिंग्स है ना भाई, वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 57 देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू अफसर। तो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है ना डियर, ये आपका एज पर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वो रेवेन्यू अफसर नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेयर अ पार्टीशन ऑफ प्रोसीडिंग इज फाइल्ड बिफोर दी तहसीलदार एंड ए क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेज्ड। तो उस केस में क्या होगा भाई, वो प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा फॉर दी 3 मंथ्स। ठीक है, कि आप अपना भाई एक सिविल मुकदमा कर लो और टाइटल डिसाइड कर लो। ठीक है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में आपने पढ़ा था, ये सेम लाइन वहाँ पे लिखी हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब भूस्वामी में ट्रांसफर एंड इंटरेस्ट इन हिज लैंड कैसे कर सकता है भाई, बाय वे ऑफ लीज इवन इफ पीरियड ऑफ डज नॉट एक्सीड 5 years एट ए टाइम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग। अ विडो हु इज इन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कैन, क्या कर सकती है वो, सब लीज ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकती है, उसको ये प्रोविजन दिया गया है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपके लोकल एक्ट खत्म हो जाते हैं, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट आता है कि एज पर एक्ट अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, ये इसकी डेफिनेशन में लिखा है। सेक्शन 3 का जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है ये वहीं पे लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहेगा। 62 की मैं बात कर लेता हूँ कि इन इंडिया सेक्शन 27 किसका एग्जाम्पशन है भाई। ठीक है, तो सेक्शन 24, 25 26 इन तीनों का ही एक्सेप्शन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आंसर क्या होगा ऑफिशियल आंसर की में, ये आपका आंसर हो जाता है। सेक्शन 63 की हम बात करें, बेस्ट एविडेंस रूल। देखिए यहाँ काफ़ी सारा कंफ्यूजन था फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल भी और कल एक बंदे ने पुराने वीडियो भी कमेंट किया था कि सेक्शन 62 होगा, नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेक्शन 91 में ही आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है बेस्ट एविडेंस रूल का। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट होगा सेक्शन 91। 64 की बात कर लेते हैं, विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, डम विटनेस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, नो डाउट एट ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन मेक्स एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एन एक्यूज्ड टू अ कॉन्स्पिरेसी रिलीवेंट एज अगेंस्ट को
कॉन्स्पिरेटर्स इन दी रेफरेंस। देखिए सीधी से कहाँ कॉन्स्पिरेसी की बात क्या करती है, थिंग्स सेड डन और डन बाई कॉन्स्पिरेटर, सेक्शन 10। बिल्कुल बिल्कुल देखिए एविडेंस एक्ट के बिल्कुल पहले वाले पोर्शन से ही काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसने दिए हैं। नीचे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रूव्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए केस लो है, एफआईआर भी अगर डिजीज ने लॉन्च की थी तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसने पुलिस ने रिकॉर्ड की है अंडर सेक्शन 161, और स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये तीनों के तीनों के ऊपर केस लॉ में जब हमने एविडेंस डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि ये तीनों ही इंक्लूड होंगे किसमें, डाइंग डिक्लेरेशन में, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए 67 देख लेते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किसमें मेंशन है भाई, सेक्शन 74। ये तो आपने कल टेलीग्राम पोल पे अटेंड कर ही लिया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज थी वो करेक्ट आंसर की थी। 68 देख लेते हैं कि द जनरल रूल इज दैट द ओपिनियन और बिलीफ ऑफ अ विटनेस इज इररिलेवेंट। Certain exception to this rule have been laid down in the Indian Evidence Act. These sections, these exceptions are कहाँ से कहाँ दी गई हैं, तो देखिए जो ओपिनियन एक्सपर्ट है वो 45 से 51 तक दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए भाई जो आपके डॉक्यूमेंट है फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपके क्या है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, पब्लिक डॉक्यूमेंट से दो क्वेश्चन दे दिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसने। उसके बाद 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस दिया है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था इस बार। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हम सीधी से आंसर की बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की में। तो यहाँ पे प्ली ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपेल शैल बी अवेलेबल इवन इफ एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 देख लेते हैं, ये टीआई परेड की बात करता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। हम कहाँ देखते हैं, ये सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, तो ये कॉर्पोरेटिव एविडेंस है। ये हमने सेक्शन 9 जब किया एविडेंस का तब हमने ये बात की थी, क्या है ये, कॉर्पोरेटिव एविडेंस है। तो कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड इज ओनली रिलीवेंट अगेंस्ट हिम। तो देखिए ये एक्सेप्शन कहाँ पे दी गई है, ऑप्शन 4 यानी कि सेक्शन 30 में दी गई है। आई होप ये तो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड था, ये आपने 100% सही किया होगा। 75 की बात कर लेते हैं, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, जहां पे कैन नॉट बी मेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस द सेम इज कॉर्बोरेटेड। ठीक है भाई, ये आपका इसकी डेफिनेशन बता दी गई, रिट्रैक्टेड डेफिनेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। 74 देख लेते हैं, नेसेसिटी रूल सेक्शन 32। ये तो मेरे ख्याल से माय डियर स्टूडेंट किसी भी लॉ स्टूडेंट ने गलत नहीं किया होगा। कितना है, सेक्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ मर्डर केस बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कल्प्रिट बी रोट्स अ लेटर टू दी ऑफ कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एट द टाइम राइटिंग द लेटर देर वॉज नो सस्पिशन कास्ट ऑन बी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर को किया गया था भाई, तो इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात को नहीं मानता है, तो ये आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखिए एविडेंस खत्म हो गया है, मुझे एविडेंस का भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। अभी हम आईपीसी की बात कर लेते हैं 76 से, कि प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल। भाई वेजिंग वार अगेंस्ट द इंडिया, सेडिशन, मर्डर एंड डकैती। तो देखिए वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया एंड आपका डकैती, आपके दो यहाँ पे जो है इनका मेयर प्रिपरेशन इज ऑफेंसेबल, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ए मैन हु रेगुलरली विजिट्स द इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, ऑफ द बिकनी मॉडल वुमेन सेलिब्रिटी और आल्सो फॉलो हर कमेंट्स। तो भैया देखिए उसको पर्सनली फॉलो नहीं कर रहा है भाई, वो इंस्टाग्राम पेज का एक सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे व्यक्ति ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। इसको ऑफेंस बनाएंगे तो मैक्सिमम लड़के जेल में चले जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं 78, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है भाई, थेफ्ट इज रॉबरी। देखिए अगर आपने रॉबरी के डेफिनेशन पढ़ी होगी,
तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हम इनको पढ़ के टाइम नहीं ज़्यादा लगाएंगे, सो दैट कि आप में भी क्यूरियोसिटी होगी सारे आंसर्स देखने की। हम डिटेल डिस्कशन फिर कभी बाद में करेंगे। IPC A was beaten by B in this act, each soldier was, ठीक है। देखिए इसमें टेलीग्राम पे कल एक किसने कहा था कि नहीं ये शोल्डर डिसलोकेशन ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एज पर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी इट इज अ ग्रीवियस हर्ट डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपका जो होगा ये ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू बी ऑन द टेबल इन दी टेबल इन दी हाउस विच बी को, बी के घर में टेबल पर ए को एक रिंग मिल जाती है। यहाँ पे रिंग क्या है, इन द पोजेशन ऑफ बी एंड ए इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट बिलोंग्स टू हिम टेक्स अवे। तो ए ने क्या ऑफेंस किया है यहाँ पे, क्या उसने थेफ्ट की है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है? नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो नन ऑफ दीज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 की बात कर लेते हैं अभी। आईपीसी में ए जो है कलकत्ता में रहता है, उसका एजेंट है जेड जो दिल्ली में रहता है। देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड दैट ऑल सम्स remitted by Z to A shall be invested by A. According to this direction, Z remits a lakh rupees to A. तो इस केस में जो आपका आंसर रहेगा कि या उसने कोई ऑफेंस नहीं, उसने तो गुड फेथ में किया भाई, या उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर द एक्यूज caught hold of a girl, grabbed her by force and by side of the bushes, threw her down on the ground, removed her undergarments, got over her, and attempted to penetrate. But before he could succeed, the girl started bleeding. तो भाई क्या है, उसने अटेम्प्ट टू रेप तो किया है ना। द एक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टेड रेप। 376 विद 511 आईपीसी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, अपने पैसों को बचाने के लिए उसने बी से कहा कि सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही पेज यू रेडी मनी फॉर आई हैव नो गुड ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो भैया देखिए ये यहाँ पे डिफेमेशन के लिए बिल्कुल लाइबल नहीं है। डिफेमेशन की अगर 9th एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे तो ये सेम एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ है, टू सेफ गार्ड हिज ओन इंटरेस्ट और समवन अदर्स इंटरेस्ट। जो स्टेटमेंट दी जाती हैं वो डिफेमेशन में नहीं आती हैं। अभी 84 को देख लेते हैं। A places men with firearms at the outlet of a building and tell Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building. तो भाई क्या किया उस केस में उसने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो है ही, उसने उसको कहीं जाने नहीं दिया, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है। तो 1 and 3 बोथ आर दी करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच केस ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 वाज हेल्ड टू बी पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये तो बड़ा फेमस केस है, ये तो मेरे ख्याल से सभी फ्रेंड्स ने सही किया होगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए 86 देख लेते हैं। ए मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ इंटरनेट ईमेल और एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। भाई देखिए इस केस में क्या होगा, इसको इंस्टाग्राम से लिंक नहीं करना है। इंस्टाग्राम एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो अपने वीडियोस फोटोज शेयर करते हैं वो फॉलोइंग के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उसकी ईमेल और कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर किया जा रहा है तो वो 354D में काउंट होगा, स्टॉकिंग वहाँ पे लग जाएगी 354D। तो आंसर होगा स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। ए एंड बी बीइंग ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ एलिफेंट। आप देखिए आईपीसी में जाएंगे तो वहाँ पे एलिफेंट को होर्स कर दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात कर ली थी। 88 पे आ जाइए। ए कंसर्ट एंड एग्रीज विद बी फॉर पॉइजनिंग सी इन ऑर्डर टू मर्डर हिम फॉर विच बी एग्री टू प्रोक्योर द पॉइजन। बी तैयार हो जाता है लेकिन वो प्रोक्योर नहीं करता है। तो भाई वो क्या किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है यहाँ पे टू मर्डर द सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल, आपका आंसर हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उससे नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल सेक्शन 94 का आपका क्या है, इलुस्ट्रेशन है सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी का। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान होगा। तो यहाँ होगा हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल अंडर जनरल एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 94 ड्यूरेस में। चलिए नेक्स्ट 90 देखते हैं।
A instigate B to burn Z house, B sets fire to the house, and at the same time commits theft of the property there, then A is guilty of which offense? गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस। देखिए भाई, अगर डिफरेंट एक्ट किया है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं था, तो जितने काम के लिए उसने इंस्टिगेट किया उतने ही काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ओनली बर्निंग के लिए। इन केस ऑफ वारंट ट्रायल, इसमें वो ऑफेंस आते हैं जिनका 2 साल से ज़्यादा की, जिनमें सजा का प्रावधान होता है। इनमें 2 साल की सजा से ज़्यादा का प्रावधान है, 2 साल से कम वाले को हम समन केस बोलते हैं। अभी सीआरपीसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 156(3) में जो पावर है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की किस में दी गई है? वो देखिए भाई, वो मैजिस्ट्रेट को दी गई है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैजिस्ट्रेट कैन इन्वोक पावर अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। एक ही सेक्शन देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं। इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज इफ इट इज हेल्ड, कौन सा केस था ये? वीनू भाई हीरा हरि भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एक्यूज दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पे क्या कर सकता है कोर्ट? ही कैन प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स, ठीक है भाई, ही कैन प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन रिगार्डिंग क्रिमिनल कोर्ट पावर इन द मैटर ऑफ एडिंग एडिशनल एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केस, तो ये हरदीप सिंह वाला केस था, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू हिम, whether A may be separately charged with the offence under section 323, 392 and 394। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, तो आपका आंसर रहेगा यस। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन कैन एन ऑफेंस अदरवाइज कंपाउंडेबल नॉट टू बी कंपाउंडेड, तो मैं देखिए हम ऑफिशियल आंसर की में आपका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर 4, व्हेन द एक्यूज्ड इज बाय द रीजन ऑफ अ प्रीवियस कन्विक्शन लाइबल आइदर टू इनहेंस punishment or to a punishment for different kind of such offense। चलिए 98, आज हम सिर्फ आंसर कीज के बारे में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन कभी बाद में करेंगे इस पे। जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट हो गया था कि सीआरपीसी के अमेंडमेंट, नहीं, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में था। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इम्यूएबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाई, किसके द्वारा होता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ मैजिस्ट्रेट डिसमिसेस अ कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी होल्डिंग दैट आइडेंटिटी ऑफ अ एक्यूज्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन कंप्लेंट ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इज, तो भाई ये क्या हो जाएगा? इट इज इनकरेक्ट सिंस इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी ऑफ अ एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ इन अ कंप्लेंट केस इट इज मेड to appear to magistrate that an investigation by the police is in progress in relation to the same offence, which of the following orders of magistrate may pass under section 210 of the CRPC? क्या कर सकता है वो? Return the complaint to be refiled after the police investigation, stay the proceeding of inquiry for trial on such complaint, call a report from the investigation officer, रेफर कंप्लेंट टू इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। रेफर देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई वो प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देता है जो कंप्लेंट के बेस पे चल रही है, और पुलिस को बोलता है कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दो, तो आपका आंसर क्या है? 2 और 3, यानी कि थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, विक्टिम कहाँ पे दिया गया है? देखिए सेक्शन 2WA में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और इसमें जो सारे जो डेफिनेशन, अगर विक्टिम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमने तब भी बात की थी कि सीआरपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ऑल ऑफ दी जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये विक्टिम की डेफिनेशन में आते हैं। 103, व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कॉमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, बिल्कुल भी सही बात है, उनको एक साथ चार्ज ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है। पर्सन एक्यूज्ड
ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन्स accused of abatement or attempt to commit of such offense, उनको भी किया जा सकता है. Person accused of more than one offense of the same kind and person accused of abatement or attempt to commit such offense. Person accused of more than one offense of same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly. ये तो है ही भाई, जो एक साथ पिछले एक साल में किया गया हो, ये भी आपने पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या है, ये सारे के चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. विद रिगार्ड टू द प्लेस ऑफ इंक्वायरी फॉर ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ऑफिशियल आंसर की में आपका वो आंसर बताया गया है कि वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज it may inquired into or tried by the court having jurisdiction over the local area in which first of such act was committed. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है किसी को? जब कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है. ये आपका सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है. फिर आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे कि भाई ए साइन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोमिसरी नोट. भाई तो यहाँ पे मैरिज के बाद वाली जो बात की गई है ये आपका प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि a court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation in सम्मन केस में ऐसा कर सकता है जहां पे प्लीड नो गिल्टी. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ कंपनी, तो उस केस पे क्या होगा? तो ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ नहीं, आपका जो आंसर रहेगा वो नन ऑफ दीज रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड. तो देखिए एनआई एक्ट में सेक्शन 138 में आपने पढ़ा था कितना इंटरेस्ट हो सकता है? 18% आपका यहाँ पे आंसर है. अमेंडमेंट इन सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2018 shall have the retrospective effect. ये किस केस में कहा गया था? भैया सुरेंद्र सिंह देसवाल के केस में कहा गया था. हरियाणा से केस रिलेटेड था, इसलिए याद भी है हमें. चलिए यहाँ पे आपके लॉ के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं. डियर फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करें और बताएं आउट ऑफ 110 हाउ मेनी यू आर गोइंग टू स्कोर. इसमें जो किसी पे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन वाली बात लग रही है तो उसको फर्दर डिस्कस करेंगे. आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल आंसर्स की रिलीज हुई है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं. अभी जीके के हमने सारे क्वेश्चन हालांकि टेलीग्राम पे कर ही लिए थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं यहाँ पे कि रिवर नर्मदा फ्लोज इन विच डायरेक्शन. कहाँ से भाई? ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. विच ऑफ द वाटरफॉल्स, तो हमने बात की थी ऑल ऑफ दी, सारे वाटरफॉल एमपी में ही है. लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ग्वालियर में है आपका. हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड? तो भाई जस्टिस पीएन भगवती साहब. ठीक है, इन्हीं का नाम इसके साथ जोड़ा जाता है. रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए जो आपकी धान होती है पैडी, ये आपकी खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द वर्ल्ड फेमस रॉक साइट कहाँ पे है? तो ये आपकी भिम्बेटका में. भिम्बेटका में आपने रॉक पेंटिंग सुनी होंगी काफी, वहाँ केव्स है, वहाँ पे रॉक पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है. नेक्स्ट आ जाता है बाउंड्री लाइन ड्रॉन ऑन मैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोन द नोबेल प्राइज, किसको मिला था? तो हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था. ये हमने टेलीग्राम पे कल भी बात कर ली थी क्योंकि इन्होंने काफी सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था. स्पुतनिक 5, तो बहुत सारे इसको मिसाइल सोच बैठे थे, ये जबकि एक कोरोना वैक्सीन है, ये न्यूज में चला ही था. अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको ये 100% आपने करेक्ट किया होगा. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सिस, तो जो एमपी है ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सिस के मामले में. और वैसे भी आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो यू शुड टिक एमपी. राजस्थान को बहुत लोगों ने टिक किया है लेकिन वो सेकंड नंबर पे आता है. फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे हैंग्ड इन मध्य प्रदेश, तो इनको कहाँ पे? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में इनको फांसी सजा दी गई थी तात्या टोपे जी को. सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है. अटल भी आर्टिस्ट श्री बिहोर राम मनोहर सिन्हा जिसने प्रियम्बल
थी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, उससे जो रिलेटेड थे वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो वो जबलपुर के पास के थे, जहाँ पे आज हाई कोर्ट है वो वहीं से बिलोंग करते थे। जो 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट किसकी स्पीचेज है उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेज है उस बुक में। फिर एंटोमोलॉजी किसकी साइंस है, किसकी स्टडी करते हैं हम, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ये नाम से पता लग रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहला हॉकी ओलंपिक गोल्ड कप जीता था, तो ये 1948 में हमने जीता था। अमजद अली खां ये सरोद वादक हैं बहुत बड़े। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका यूएनओ का पार्ट नहीं है। यूएन अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, तो इसमें जो आपका रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर एंड कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये दोनों ही शांति प्रिय देश है भारत, इन दोनों प्रस्तावों को जो है यूएन ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है एमपी का जिसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है, तो ये आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये हमारा टेलीग्राम का डिट्टो सारा वही है। कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर से इजी क्वेश्चन आए थे कर। इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज भाई डिजिटल डाटा, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, ये तो बिल्कुल सही था। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक ट्रैक्स लाइक मैनेजमेंट मेमोरी प्रोसेस विंडो, यही काम करती है हमारा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर में ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो भैया यहाँ तो सारी की सारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। असेंबलर कौन सा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाइए, डिवाइस विच इज यूज टू रीड अ मार्क सेंस आंसर शीट ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट, तो भाई करेक्टर और मार्क रिकग्निशन डिवाइस इसको बोला जाता है। फिर आ जाता है आपका कि विच इज नॉट एज अ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, देखिए हमारे टेलीग्राम से सारे क्वेश्चन आंसर्स मैच कर रहे हैं। विच वन इज ओपन सोर्स, तो लाइनक्स जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देता है, मैक ओएस आपके एप्पल देती है, नन ऑफ दिस है नहीं क्योंकि लाइनक्स जो है ओपन सोर्स है यहाँ पे, जबकि यूनिक्स आपका जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। मीरा कास्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से आज हर एक घर में मिल जाएगी आपको, ये वायरलेस कंटेंट स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। व्हेन डिस्कसिंग टेक्नोलॉजी, हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट तो आपने किसी ने गलत नहीं किया होगा, ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक वायरलेस एक्सेस कर सकती है। अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि यार अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे जरा, तो ये तो बहुत ही इजी था आपके लिए। शॉर्टकट ऑफ डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 ये आपका होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफी हद तक सही थे। अभी इंग्लिश पे चलते हैं, 10 क्वेश्चंस यहाँ से हैं। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज वन ऑफ which can be substituted in the sentence, a song embodying religious and sacred emotions, तो आपका हाइम, ये हमने टेलीग्राम पे भी बात की थी, सेम आंसर है। A past master is a person is through in a chosen field, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम इनकॉग्निजो, आपके देखो इनकॉग्निजो आप खोलते हैं ना, इनकॉग्निजो कोई ब्राउजर में टैब खोलते हैं आप, तो इसका वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज मिसेस हाशमी हैज बीन इन द ब्लूज, इन द ब्लूज मीन्स डिप्रेस्ड, कैसी हैं वो, डिप्रेस लग रही है कुछ हफ्तों से। 145 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, जिसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और हूं तो उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। देखिए जो अपने आप को दूसरे की जगह पोस्टर में समझता है, इम्पोस्टर, ठीक है। इम्पैसिव मीन्स डेडलॉक, ठीक है, जैसे लॉकडाउन है ऐसे डेडलॉक। सेंड, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे कहा था कि इसमें कंफ्यूजन हो गया है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। कई सारे स्टूडेंट ने वाज पहले टिक किया था करेक्ट, नहीं फ्रेंड्स इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। 148 बात करता है कि चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर दी
गिवन सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो क्या होता है ऐसा? इनकॉरिजिबल। ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिमिनिश। डिमिनिश का हो जाएगा इंक्रीज। डिमिनिश द एरिया, किसी चीज को कम करना, इंक्रीज बढ़ा देना। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू होता है जर्नल व्यू फ्रॉम दी अबोव। ऊपर से जैसे पंछी देखता है ना सबको, एक जर्नल व्यू, वैसे एक जर्नल व्यू फ्रॉम दी अबोव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो आंसर्स कीज है वो हो गई हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे फ्रेंड्स कि आपको कितना कितना स्कोर हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने एग्जाम दिया था, ताकि वो भी अपने आंसर कीज को मैच कर सकें। और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे आप मेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने आंसर की मैच करने के बाद मुझे बताएं जरूर डियर फ्रेंड्स कि आपके कितने मार्क्स बने।